Good afternoon. Good afternoon, Good ma'am. Good afternoon. Good afternoon. सब बढ़िया? सब लोग अच्छे हो? Yes, ma'am. आप कैसी हैं? भी अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। चलो लेट अस स्टार्ट। पिछले क्लास में हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? याद है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ma'am. डीएनए का पिच कितना होता है? 3.4 angstrom. 3.4. ठीक है। टोटल डीएनए का लेंथ कितना होता है एक राउंड का? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ए के साथ पेयरिंग कौन से न्यूक्लियोटाइड का होता है? थाइमीन। Thymine. सॉरी टी थायमीन का। ठीक है। और गुआनाइन के साथ किसका पेयरिंग होता है? Cytosine. साइटोसिन मैम। साइटोसिन। ए और टी के बीच में कितना हाइड्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है? डबल bond. हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच में कितना डबल? ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, गुड। चलो तो मैम एक सेकेंड मैम, एनसीईआरटी में ना लिखा हुआ था 3.4 नैनोमीटर, आप तुम लोग एंगस्ट्रॉम में लिखा है। मैम बोली थी नैनोमीटर में भी लिख नैनोमीटर में सकती हो। कन्वर्ट कर लो ना, कोई बात नहीं। नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में ही रहता है मोस्टली। कन्वर्ट कर लो नैनोमीटर में। 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है। मैम Yes, हाँ बोलो। ma'am. हाँ बोलो दीक्षा, कुछ बोल रहे हो? नहीं, चलो मैम कुछ। हाँ बोलो। मैम 3.4 नैनोमीटर लिखा है तो 34 एंगस्ट्रॉम ना होगा पिच, 3.4 नैनोमीटर लिखा है तो 34 एंगस्ट्रॉम पिच होगा ना। तो 34 एंगस्ट्रॉम होगा। हाँ 34 एंगस्ट्रॉम होगा। हम कितना लिखवाए? अब पिच 0.34 नैनोमीटर होना चाहिए। हाँ वही होना चाहिए। नो मैम, वो तो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है ना तो उसी 0.3। को पिच बोलते हैं, तो उसी को पिच बोलते हैं। नो मैम, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में वही लिखा है ना। रीड करो सेंटेंस को एनसीईआरटी के। यस मैम, the two chains are coiled in right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer. There are roughly 10 base pair in each turn. Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. हाँ तो डिस्टेंस बिटवीन it is 0.3 nanometer. Between two base pairs is 0.3 nanometers, ना? Yes ma'am, this is not a pitch ma'am. यही पिच होता है। Wait a second, how come I'm confused? No. Wait a second. ये कौन बोल रहा है वैसे? जस्ट आवाज नहीं पहचान पा रहे इसलिए। स्वाति, हेलो? हाँ मैम। स्वाति है ना? ओके, वेट अ सेकेंड। यस राइट। स्वाति, हेलो हेलो। मैम हम दीक्षा बोल रहे थे। वो कहाँ गई स्वाति? मैम स्वाति नहीं दीक्षा ही बोल रही थी। अच्छा तुम अच्छा दीक्षा ही बोल रही थी। ओके ओके ओके, आवाज नहीं पहचान पा रहे थे तुम्हारा। दीक्षा ये पिच होगा 3.4 नैनोमीटर पिच है। ठीक है, 0.34 नहीं है, सॉरी, ये पिच है। हम लिखवा दिए थे ना शायद ये नोट्स में। जस्ट अ सेकेंड। हाँ हम 3.4 एंगस्ट्रॉम लिखवाए हैं। ये पूरा पिच है पिक्चर। ठीक है, ओ मतलब 34 एंगस्ट्रॉम पिच है ना। 34 एंगस्ट्रॉम पिच है। हाँ 34 एंगस्ट्रॉम पिच है।
ये करेक्शन कर लो, ठीक है, ये करेक्शन कर लो प्लीज। 34 और फिर वो एंगस्ट्रॉम 0.34 मैम वो क्या है? 0.34 क्या 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है ओ अच्छा, हाँ हाँ, नैनोमीटर में वो ना। दो बेस पेयर के बीच का टर्न है, जिसको कि 0.34 नैनोमीटर्स भी लिखते हैं, ठीक है। यस मैम। और पिच इज 34 एंगस्ट्रॉम। ऑल्दो अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पता। डबल हेलिक्स डीएनए टर्न्स आफ्टर एवरी 10 बेस पेयर्स एट द डिस्टेंस ऑफ 3.4 नैनोमीटर। This distance is called the pitch. हाँ, this distance is called the pitch. 3.4 नैनोमीटर का जो डिस्टेंस है, this is called the pitch. ठीक है। Yes, ma'am. क्या हुआ कौशिक, कितने दुखी? वो कंफ्यूज हो गए थे हम भी, अब ठीक है। अभी ठीक है? नहीं, हम खुद कंफ्यूज थे तो इसीलिए इट्स ओके। 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम इज द पिच। अब तो सही है। और दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर और लग रहा है 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये तो सही है, ये तो लिखवाए थे ना, यही लिखवाए थे। Yes, बस ma'am. पिच में करेक्शन कर लो, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, डीएनए के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ और पॉइंट्स है जो कि लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस, वो लिख लो। ओके, एक तो जो राइट हैंडेड, अभी जब तुम राइट हैंडेड डीएनए बोली तो याद आया कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड भी बताना है, वो हम बता देंगे इसके बाद। एक तो लिखो, एक पॉइंट इसी में ऐड करो, डीएनए जहां पर लिखे हो ना वहीं पर एक पॉइंट ऐड करना। डीएनए अब्सॉर्ब्स यूवी रेज। डीएनए अब्सॉर्ब्स यूवी रेज। डीएनए अब्सॉर्ब्स यूवी रेज। डीएनए अब्सॉर्ब्स यूवी रेज of wavelength DNA absorbs UV rays of wavelength 2600 angstrom of wavelength 2600 angstrom। तो डीएनए जो है वो यूवी रेज अब्सॉर्ब करता है, इसलिए डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो डीएनए जो है वो यूवी रेज को अब्सॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ का? दैट इज ऑफ वेवलेंथ 2600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिखो, डीनेचुरेशन and renaturation of DNA. Denaturation and renaturation of DNA. DNA में मेल्टिंग हो सकता है क्या? DNA का कोई मेल्टिंग पॉइंट बताए थे? नहीं मैम। डीएनए ये बताए थे कि अगर G और C कंटेंट ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और हाँ अगर G मैम और C बताए मैम थे। ये बताई थी कम यार। होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो मतलब मैम डीएनए वही का 3 मेल्टिंग into पॉइंट 3 9 वाला मैम ना। कौन सा? 3 into 3 जो बता रही थी 9, वो वाला। हाँ, जी और सी कंटेंट अगर ज्यादा है किसी डीएनए में, अगर ग्यूएनाइन और साइटोसिन का कंटेंट ज्यादा है तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब डीएनए जो है उसका मेल्टिंग पॉसिबल है। अब डीएनए का मेल्ट होने का मतलब क्या होता है कि जी और सी, ए और टी के बीच का बॉन्ड्स टूटना, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बॉन्ड टूटना, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए का मेल्ट होना, ठीक है। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में लिखो, इफ अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल, if a normal DNA molecule is placed at high temperature
If a normal DNA molecule is placed at high temperature, temperature range लिखो 80 to 90 degree Celsius, 80 to 90 degree Celsius, then both the strands of DNA, will separate from each other, both the strands of DNA will separate from each other due to the breaking of hydrogen bonds. This is called denaturation of DNA. This is called denaturation of DNA. Denaturation को underline करो. Denaturation को underline करो. Denaturation of DNA. आगे लिखो. When the denatured DNA molecule is placed at normal temperature, when the denatured DNA molecule is placed at normal temperature, then both the strands of DNA get attached and recoiled with each other. Get attached and recoiled with each other. This is called renaturation of DNA. This is called renaturation of DNA. Renaturation को underline करो. ठीक है? Yes, ma'am. हो गया लिखना? No, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा लिख लो. हो जाए तो बता देना. आगे बढ़ते हैं, बताते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को. Yes, ma'am, बस 1 मिनट मैम. हाँ ठीक है. Yes, मैम हो गया. चलो ठीक है. देखो, मान लो कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है. ठीक है?
यहाँ पर बेस पेयर्स बना रहता है, यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट रहता है। हम रुको, हम एक इतना इलाबोरेट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो A प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लो T प्रेजेंट है, G प्रेजेंट है और C प्रेजेंट है। ठीक है, अभी बस इतना ही बनाया है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अब A और T के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है ना। G और C के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब हम लोग हाई टेम्परेचर पे डालते हैं डीएनए को, जब हाई टेम्परेचर पे डाला जाता है, हाई टेम्परेचर दैट इज 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो डीएनए का जो बॉन्ड्स है ना, ये ब्रेक होने लग जाता है। डीएनए का जो बॉन्ड्स है, इसी डीएनए को दोबारा से हम ड्रॉ कर रहे हैं, डीएनए का जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होने लग जाता है। ठीक है, लेट्स से ए और टी का जो बॉन्ड है वो कमजोर होने लग जाएगा, ये ब्रेक होने लग गया। मैम ये टेम्परेचर चेंज कैसे होता है, मतलब उसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली या अपने आप होता है? अपने आप नहीं होता है, वो लैबोरेटरी कंडीशन में किया जाता है टेम्परेचर चेंज। ठीक है, लैब में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, उसमें डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन किया जाता है, डीएनए के कॉइल्स को खोला जाता है, फिर उसको दोबारा बांधा जाता है, वो लैबोरेटरी कंडीशंस में किया जाता है। पर्पस क्या होता है उसका? क्या पर्पस क्या होता है? डीएनए को स्टडी करने के लिए किया जाता है। डीएनए के कॉइल्स को अलग करके एक सिंगल स्ट्रैंड निकाल करके उसका रेप्लिकेशन किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में भी काम आता है, ये डीएनए का रिकॉइलिंग हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह में काम आता है। अभी जब आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ये पढ़ेंगे हम लोग डीएनए का रिकॉइलिंग और डीएनए का कॉइल क्यों खोला जाता है, ये पढ़ेंगे। तो ये जो बॉन्ड्स है ये वीक हो जाता है। ठीक है, ये देख रहे हो बॉन्ड्स जो है ये वीक हो गया, तो इसको इजिली तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसको इजिली तोड़ करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जा सकता है, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। एक स्ट्रैंड में आ जाएगा ए और जी और एक स्ट्रैंड में आ जाएगा टी और सी, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन, जहां पे दोनों स्ट्रैंड्स को इस तरह से स्ट्रैंड्स रहता है, स्ट्रैंड्स को ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन वगैरह में डीनेचुरेशन करके स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है ताकि इसका एक रेप्लिका बनाया जा सके। और ये फिंगरप्रिंटिंग में, फॉरेंसिक साइंस में भी काम आता है। तो जो लोग डीएनए के ऊपर काम कर रहे होते हैं लैबोरेटरीज में, फॉरेंसिक साइंस के जो रिसर्चर्स वगैरह होते हैं, वो लोग डीएनए का यूज करते हैं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करवाने के लिए। ठीक है, तो उसमें डीएनए का ओपनिंग होता है। ये सब हम लोगों को पढ़ना है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। मैम इसको अलग कैसे कर देता है? ये तो यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तभी तो इतना हाई टेम्परेचर लगता है, तभी तो इतना हाई टेम्परेचर रहता है। और साथ के साथ कुछ एंजाइम्स वगैरह भी डाला जाता है इसके ब्रेक करने के लिए, जैसे करता ही क्यों है? हम बताएं कि पढ़ेंगे आगे। रेप्लिकेशन करने के लिए किया जाता है, रेप्लिकेशन करने के लिए किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, डीएनए को स्टडी करने के लिए भी इसका कॉइल्स जो है वो ओपन किया जाता है। ठीक है, सेम स्ट्रैंड का रेप्लिका बनाने के लिए। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी में आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में भी इस के स्ट्रैंड्स को खोला जाता है ताकि इसका रेप्लिकेशन किया जा सके। जैसा डीएनए है ना, सेम डीएनए का इसका एक और सेम वैसा ही कॉपी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है मैम, समझ रहे हो? ये पढ़ेंगे हम लोग। अभी थोड़ा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं, पर ये सब हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर इसको दिया जाता है ना, वापस से जब इसको नॉर्मल टेम्परेचर दिया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है उनका नेचर जो है वो है रीफॉर्म होने का। तो वो दोबारा से क्लोज आ करके दोबारा से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जब नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाता है। तो ठीक है, तब दोबारा से ये बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन। ठीक है,
स्ट्रैंड्स को ओपन करने को डीनेचुरेशन बोलते हैं, इसको रीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, हो गया ये लिखना? यस मैम। नहीं मैम, ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया मैम, एक बार अच्छा दिखाइए चलो मैम। बना लो बना लो। मैम थोड़ा ऊपर करिए ना, दिख नहीं रहा है। वही कर ऊपर रहा है, एक सेकंड। ठीक है, यस मैम, ठीक है। ठीक है, ये है डीनेचुरेशन। यहाँ पे डीनेचुरेशन हो रहा है, और जब कोइल्स को दोबारा बाइंड करते हैं उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। चलो, डीएनए हम लोगों का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, डीएनए का स्ट्रक्चर, और ये जल्दी से बना लो, फिर आगे नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। कुछ डेटा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो डेटा लिखेंगे, वो याद करना पड़ता है थोड़ा। मैम इसको फिर से दोबारा रीनेचर क्यों कर देते हैं? देखो, एक डीएनए है, इसको हम लोग ओपन किए, ठीक है, इसको हम लोग ओपन किए। अब इस डीएनए के ही हेल्प से एक नया डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, इस डीएनए के हेल्प से नया डीएनए सिंथेसाइज करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। अब ये नया 2 स्ट्रैंड्स हम लोग सिंथेसाइज कर दिया। अब इन स्ट्रैंड्स को भी तो आपस में करवाना पड़ेगा ना, जो बाइंड नया करवाना बना उसी पड़ेगा। को रिकॉइल कर देते हैं। हाँ, रिकॉइल कर देते हैं इसको, ठीक है। ये बनाना मत अभी, ओके। ठीक है, ये रेप्लिकेशन में बनाएंगे हम लोग, ठीक ये है मैम। बनाना मत। ये हो जाए तो बता देना फिर। यस मैम, हो गया। हो गया, यस मैम। ओके। इतना सोया सोया सा आवाज क्यों आ रहा है कौशिक तुम्हारा? नहीं मैम। ओके, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो हम लोगों को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक जगह कॉपी में लिख लो ताकि कलेक्टेड रहे। साई 17 सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं ना इसको, दिस इज सिग्मा राइट? पाई बोलते हैं। साई बोलते हैं, साई, ओके। साई 174 बैक्टीरियोफेज। पाई बोलते हैं, साई नहीं। पाई तो पाई? वो पाई तो कुछ पाई। और होता है ना। PHI फाइव मैम, मैम, PHI सिग्मा ये होता है, सिग्मा ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? मैम, वाईफाई वो का फाई। त्रिशूल वाला साइन को पाई है। पाई कहते हैं। वाईफाई अच्छा। है मैम, उसका फाई। ठीक है, ठीक है, फाई, हाँ मैम, पाई। फाई, ओके, 5 into 170। अच्छा हाँ, सिग्मा तो ये होता है ना, सिग्मा। है इसको ये साई सिग्मा बोलते नहीं हैं। मैम, ये उसको साई साई है। बोलते हैं, ये सिग्मा साई होता है। सिग्मा है। क्या था फिर? ये वो था वैसे ओमेगा, ये था ये ओमेगा। ओमेगा। अच्छा हाँ, सिग्मा ये था, राइट राइट यस राइट, मैम, सिग्मा। यस अच्छा मैम। हाँ, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, राइट राइट, अभी याद आ गया, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो ये 174 बैक्टीरियोफेज जो है, इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड्स रहता है, ये न्यूक्लियोटाइड का नंबर याद रखना होता है। इसमें दिस हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। मैम ये क्या है, ये समझ बता नहीं रहे आ हैं। रहा है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स डीएनए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक वायरस है जो कि डीएनए पे अटैक करता है। तो दिस इज अ वायरस जिसका कि ये नाम है 5174। ये जो है ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरसेस होता है जो कि डीएनए पे अटैक करता है, जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। वायरसेस दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया एंड टेक ओवर देयर मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है।
वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करके बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। एक और बैक्टीरियोफेज है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, दैट मैम इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अटैक करता है ना? हाँ, सिंगल क्या? स्टैंडर्ड डीएनए पे अटैक करता है ना? बैक्टीरियोफेज हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अटैक करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होता ही नहीं है, आरएनए होता है सिंगल। डीएनए RNA हमेशा होता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है। हाँ, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में कितना न्यूक्लियोटाइड है? 48502 न्यूक्लियोटाइड। ये याद करना पड़ता है, ये डायरेक्टली उठा करके आपके एग्जाम में इसका डेटा पूछ लेते हैं। ठीक है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48502 न्यूक्लियोटाइड्स है। ई कोलाई, इशरीशिया कोलाई, सुना लग रहा है? ई कोलाई, यस मैम, वो अमीबा वाला मैं बता। बैक्टीरिया मैम। yes, E. coli is a bacteria, Escherichia coli. इसमें 4.6 into 10 to the power 6 base pairs present होता है। ठीक है, मतलब 4.6 into 10 to the power 9 base pairs present होता है इसमें। ठीक है, और लास्ट लिखो ह्यूमन। ह्यूमंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस में कितना बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है? 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ बेस पेयर दैट इज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में इतना बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। ठीक है, ये यस मैम। पॉइंट है या मतलब बस ऐसे ही जानकारी के लिए, मतलब जो काम आएगा? क्या पुष्कर? मैम ये कोई टॉपिक के अंडर आता है या मतलब बस ऐसे ही पॉइंट्स है जो एग्जाम में काम आएगा? ये पॉइंट्स है जो एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, ये किसी ठीक है। एज सच किसी टॉपिक के अंदर नहीं आता, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डीएनए में ही दिया हुआ है ये पॉइंट्स। तो ये बस पॉइंट्स है जिसका डेटा याद करना पड़ता है, जो डेटा डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैम इसे न्यूमेरिकल्स आता है क्या? इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है, हाँ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आता है, राइट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। मैम और मैम हाँ बोलो। मैम जैसे कि आप पिछले क्लास में बताए थे कि एक डीएनए में एक पूरा एक सिंगल जो ऐसा होता है उसमें 10 बेस पेयर होता है, तो ये जो आप लिखी है वो कितने मतलब इसका है? हम एक सिंगल डीएनए में 10 बेस पेयर नहीं बताए थे, हम बताए थे कि एक सिंगल हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है। हाँ हाँ, मतलब वही मैम हेलिक्स में। तो ये किसका नंबर है? पूरे डीएनए? ये पूरे डीएनए का नंबर है, ये एक पूरे डीएनए के लेंथ का नंबर है। एक पूरे डीएनए में, एक सेल के डीएनए में इतना बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है। तो अगर एक हेलिक्स का, अगर इसी नंबर को दे के एक हेलिक्स का निकालने बोलेगा तो? एक हेलिक्स का निकालने बोलेगा तो सिंपल है, एक हेलिक्स का तो इजीली निकाल सकते हो फिर। अच्छा, एक हेलिक्स का निकालने अगर बोलेगा, एक हेलिक्स का तो पता है ना तुमको, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है। मतलब नंबर ऑफ हेलिक्स। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम मतलब कितना नंबर ऑफ टोटल हेलिक्स निकालने बोल सकता है ना? यस हाँ मैम। मैम। हाँ, नंबर ऑफ हेलिक्स निकालने बोल सकता है, दैट विल बी इजी। 6.6 into 10 to the power 9 को 10 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। यस ठीक है, पर मैम, क्वेश्चन वो नहीं आता है। 600 पर 8। क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या आएगा वो हम बताते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो। The length of DNA, the length of DNA for a haploid, for a human diploid cell, haploid नहीं, for a human diploid cell, for a human diploid cell is
6.6 into 10 to the power wait a second, कितना लिखवाया था? 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. 6.6 into 10 to the power 9 base pair. The length of DNA for a sorry नहीं तो क्वेश्चन फॉर्म करने में मिस्टेक हुआ है, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड देना। हाँ द फिर से क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फॉर्म करने में गड़बड़ हुआ है हमको, रुको। द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल इज, base pairs in a human diploid cell is, the total number of base pairs in a human diploid cell is 6.6 into 10 to the power 9, ठीक है, 6.6 into 10 to the power 9 base pairs, ठीक है। calculate the length of the DNA in the cell. 3.3 मैम, मीटर कितना? ऐसे कुछ और 2.2 मैम, 2.2 मैम। 2.2 कैसे सॉल्व करके बताओ। मैम 34 into 6.6 into 10 to power 8 होगा क्या? मैम 0.34 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैम। इसको 0, ये कितना है? 6.6 into 10 to the power 9 है ना, 0.34। अब इसको नैनोमीटर्स को, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में है ना, 0.34 एंगस्ट्रॉम है ना। यस हाँ मैम। मैम, तो 3.4 होगा। 10 to the power minus 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ मैम, यस मैम। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, सिक्स 6.6 into 0.34 into 10 to the power minus 1। तो ये 10 to the power minus 1 को हम लोग नीचे 10 लिख सकते हैं। कितना आ रहा है? मैम अप्रोक्सीमेट तो 2.2 मीटर आ रहा है। कैलकुलेट करके देखे हो या ऐसे ही बता रहे हो? हाँ मैम, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए। Wait a second. दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो दिस शुड बी 0.34 into 10 to the power minus 9 मीटर। अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो ये 2.2 मीटर्स आता है। हेलो, यस मैम। इसमें नहीं आ रहा है क्या ये? मैम मेरा 0.22 मीटर। वेट अ सेकंड मैम मेरा भी, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए थे। 0.34 नैनोमीटर्स है ना, 0.34 नैनोमीटर्स है ना। हाँ मैम, तो उसको मीटर में ना तो चेंज करेंगे। 0.34 नैनोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना। ओ यस मैम। ठीक है, समझ रहे हो? पुष्कर और कौशिक, जिस किसी का भी था ये आंसर।
फिर से बताते हैं, फिर से Yes, explain ma'am. करेंगे, समझ नहीं आया? नहीं मैम, उतना नहीं आया। ओके, फिर से समझाते हैं। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस बताओ। मैम 0.34 नैनोमीटर। हाँ मैम, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम? नैनोमीटर? नैनोमीटर। नैनोमीटर मैम। हाँ ठीक है, 0.34 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर्स लिख सकते हैं 0.34 नैनोमीटर को, Yes, यस ma'am. मैम। लिख हाँ, सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितना है हमारे पास? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना? तो अगर लेंथ निकालना होगा डीएनए का तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कर देंगे, समझ रहे हो? टोटल हाँ, समझ नंबर गया। ऑफ बेस Yes, ma'am. पेयर्स, हो गया. टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ये फॉर्मूला लिख लो, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स multiplied with distance between two base pair is equals to length of DNA. Distance between two base pair is equals to length of DNA. ये लिख लो। हम लोग क्या गलती कर रहे थे यहाँ पे? 0.34 एंगस्ट्रॉम बोल रहे थे, 0.34 नैनोमीटर्स है, 3.4 एंगस्ट्रॉम था वो, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -9 कट जाएगा डायरेक्टली, और 0.34 को अगर 6.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 मीटर आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? समझ रहे हो कौशिक, तुम्हारा 0.22 क्यों आ रहा था? Yes, ma'am. अब सही हो गया. ओके, एक और क्वेश्चन करें इसी से रिलेटेड? हाँ मैम, बहुत सारा। Yes, ma'am. बहुत सारा तो अभी नहीं है, एक और है जो इससे आ सकता है जैसा। लिखो, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज बोलना, आई कैन रिपीट इट, ठीक है? इन ई कोलाई इज 4.6 into 10 to the power 6. Calculate the length of DNA. अब देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो और डीएनए के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। मैम 1.5 आ रहा है। 1.5 आ रहा है? हाँ मैम, सॉरी मैम, सॉरी 10 की पावर 6 है ना, हम सोचे इस बार भी 9 है। 4.6 into 10 to the power 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम 0.34 into 10 to the -9. 0.34 into 10 to the power -9 से। Ma'am, 1.5 into 10 to the power -3 आ रहा है। 1.5 हाँ मैम, into हाँ हाँ 10 to the power -3। -3 आ रहा है, Yes, ma'am. यही आ रहा है। हाँ मैम, ये मीटर्स में है ना? Yes, ma'am. हाँ मैम, मीटर में मैम। Yes, ma'am. ma'am. इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो मैम कट जाएगा ना? तो मैम 1.5 ही आएगा तब। 1.5 मिलीमीटर, ठीक है? एनसीईआरटी में जो आपके डेटा दिया हुआ है वो 1.36 मिलीमीटर है, पर अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.5 मिलीमीटर आता है, ठीक है? मैम 1.5। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है मैम? नहीं, कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही चेक कर रहे थे, बस हम ऐसे ही बोले क्योंकि एनसीईआरटी में मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, इसीलिए। वो तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूनिट कौन सा यूज्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, 4.6 मल्टीप्लाइड विथ 0.34, 1.564 मिलीमीटर आ रहा है ना। एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है 1.36 मिलीमीटर इसको। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जब कभी भी आएगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा, जैसे 1.5 मिलीमीटर रहेगा और 2 मिलीमीटर रहेगा, 2.5 मिलीमीटर रहेगा, तो अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा। तो उसमें पिक करने में आसानी होता है। 1 मिलीमीटर रहेगा, ऐसे रहेगा, तो उस पर 1.5 पिक कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज द लेंथ ऑफ ई कोलाई। तो समझ रहे हो ना ये कैसे कैलकुलेट करना है। जनरली ह्यूमन डीएनए से क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन डीएनए का लेंथ पूछा जाता है, पर ये याद ही रखना, एग्जाम में कैलकुलेट करने बैठने से अच्छा है ये याद ही रखना। ठीक है, और अगर और कुछ क्वेश्चंस आएगा तो फिर देख लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, इस एग्जैक्ट इसी टॉपिक से नहीं है पर डीएनए से रिलेटेड है। लिखो, if the number of adenine present in a DNA strand is present in a DNA strand is if the number of adenine present in a DNA strand is 4680, calculate the number of thymine. Thymine in the same strand. Calculate the number of thymine in the same strand. मैम मैम सेम ही होगा सेम ही ना, होगा ना। 4680 ही मैम होगा, सेम होगा। क्योंकि उसी के साथ तो बनाता है वो, हाँ, उसका रिश्ता तो उसी के साथ है। 4680 ही होगा, 4680 ही होगा। वैसे ठीक है, मैम ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ थायमीन इन डीएनए। ओ हाँ हाँ, यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, एक सेकेंड, कुछ डेटा लिख रहे हैं, कैलकुलेशन करना। इन अ डीएनए ए का अमाउंट है, ए का अमाउंट है 1500। ठीक है, मैम ए मतलब एडेनिन ना यहाँ पे? हाँ, सिंपल है काफी वैसे ये। मैम 3500 ही होगा ना। 3500 यस मैम, मैम 3500 ही होगा। 100। मैम बड़ा टाइम लगाकर बताया तुम लोग। नहीं, क्वेश्चन में 35, कर रहा था मैम, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा 3500 ही होगा, 3500 ही होगा। ठीक है, ओके, रुको।
अगला क्वेश्चन लिखो। एक सेकंड रुकना, लेट मी सी अगर AIPMT में कभी क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। एक मिनट रुकना। लिखो, if there are 10,000 nitrogenous bases, if there are 10,000 nitrogenous base pairs, if there are 10,000 nitrogenous base pairs in a DNA, then how many nucleotides are there? मैम 10,000 ही। Ten thousand. Ma'am, 20,000. ऑप्शन चाहिए क्या? हाँ मैम दे दीजिए। Yes, ma'am. 5,000, 10,000, 4,000, 20,000. मैम Ma'am, 20,000 20,000 होगा, 100% 20,000. यस मैम 10,000 किसका था? पुष्कर का था या कौशिक का था या विशाल का था? मैम कौशिक का कौशिक। था कौशिक का था, ओके। 20,000 या 10,000? यामिनी और जो भी प्रेजेंट है जो लोग। मैम 20,000 20,000। देवर्घ्य, ऋतु, नेहा, निशा, सृष्टि, विशाल। मैम पता नहीं 10,000 ही लग रहा 10,000 Yes, ही लग ma'am. रहा है। एक बार एक्सप्लेन कर। 20,000. पुष्कर, है। हाँ मैम 10,000 या 20,000? मैम 20,000 10,000 लग रहा है हमको, पता नहीं क्यों। 10,000 नहीं होगा ना मैम, नाइट्रोजन ही तो मिलकर फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। नाइट्रोजन इतना होगा तो न्यूक्लियोटाइड उतना ही होगा, 10,000 ही होगा। अच्छा, हम यहाँ पे बेस पेयर्स लिखे हैं, 10,000 बेस पेयर्स लिखे हैं। एक का दो। अब हम तो सॉल्व करें? 5,000 होना चाहिए। अब हम मैम, सॉल्व करें? 5,000 होगा क्या? Yes, ma'am, 5,000 solve हे कीजिए। भगवान, ये कौन है? 5,000 कौन है? विशाल मैम मैम पुष्कर 5,000 मैम क्या 5,000? पता नहीं. देखो, एक बेस पेयर का मतलब क्या होता है? एक बेस पेयर का मतलब ये होता है या फिर ये होता है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड अ बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेसिस का पेयर, ठीक है? नाइट्रोजनस बेसिस का पेयर जो है उसको बेस पेयर बोलते हैं, ठीक है? ये हुआ एक पेयर, समझ रहे हो? तो एक पेयर में कितना न्यूक्लियोटाइड्स है? मैम दो यहाँ पे तो दो है ना एक पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड्स है। Yes, ma'am. यस मैम बॉयज 10,000 को इंटू कर कौशिक, देंगे. पुष्कर, देवर्घ्य, विशाल। Yes, हाँ, ma'am. समझ गए। एक पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड है। यस मैम एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड है ना? तो 10,000 बेस पेयर में कितना? बेस पेयर का मतलब होता है कि 2 बेसेस जब पेयर करके बैठे हो, ठीक है? तो एक बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोटाइड? 2 न्यूक्लियोटाइड, एक एडेनाइन एक गुआनाइन। नेक्स्ट बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोटाइड? एक गुआनाइन एक एडेनाइन एक थायमीन। नेक्स्ट वाले में एक गुआनाइन एक साइटोसिन। तो एक बेस पेयर में अगर 2 न्यूक्लियोटाइड, तो 10,000 बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोटाइड? 20,000। मैम 20,000 20,000। मैम. ये लिख लो, जिस किसी का भी गलत हुआ है लिख लो। ये लिख दिया मैम। हो गया? मैम हम नहीं लिखे मैम, थोड़ा दिखाइए ना ऊपर। तुम्हारा तो सही था ना दीक्षा? मेरा मैम सही वो था. तो हम तुक्का ओके, मारे ओके, थे हाँ मैम हाँ हाँ, नगमा का सही था। नगमा इसी प्रोसेस से किए थे ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो ऐसा आता है। रुको,
और कुछ देखते हैं। नेक्स्ट करें? Yes, ma'am. मैम थोड़ा नीचे दिखाइए ना मैम। हाँ हम्म, मैम यहीं पे रुकिए। जल्दी करो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस मैम। ठीक है, किसी को भी कहीं डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना ना, छोड़ना मत, वरना फिर वो छूटता चला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन करो। Short DNA segment has a short DNA segment has a short DNA segment has 80 thymine. A short DNA segment has 80 thymine. क्या हुआ इसको? Has 80 thymine and 90 guanine and 90 guanine bases and 90 guanine bases. Total number of nucleotides. 340. 340, ma'am. बाकी लोग बताओ, कैलकुलेट करो। Yes, Ma'am, ma'am. 340. 340. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सृष्टि समझ में आ रहा है ये? Yes, ma'am. ओके, यामिनी कितना आया आंसर? दीक्षा? 340, ma'am. हाँ और मैम बाकी लोग 340 आ भी जो गया लोग मैम। हैं क्लास में वो इंटू लोग 2 भी। करेंगे ना मैम, दोनों को इंटू 2 ना। हाँ हाँ, हाँ, into 2 करके add। थायमीन अगर 80 है तो एडेनिन भी 80 हो जाएगा। अगर ग्यूएनाइन 90 है तो साइटोसिन भी 90 हो जाएगा। Yes, और इसको अब एड अप कर लो, कितना आ रहा है? 170 आएगा तो 340। ठीक है, 340 आ रहा है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये ट्राई करो, ये देखो बनता है या नहीं। इफ बेस ऑर्डर in one chain of DNA, क्वेश्चंस लिखते जाना ये, ठीक है? इफ बेस ऑर्डर इन वन चेन ऑफ DNA is ATCGA, then how many hydrogen bonds are found in the DNA duplex? Ma'am, 12. कितना? 12. ओके, ऑप्शंस देते हैं, 20। मतलब 12 भी होगा। डीएनए डुप्लेक्स मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को मिला करके, डीएनए का हेलिक्स बना करके। मैम हमको नहीं आ रहा है समझ में, मैम 10 समझा होगा दो। ना मैम? Ma'am, 12 होगा। 10 होगा सर। बता रहे, जिसको नहीं आ रहा है बता रहे। 12 या 10? 12 और 10 12। में, Ma'am, 12. 10 Ma'am, मैम। 12 और 10 के बीच में कंफ्यूजन है, ठीक है? चलो अब हम बनाते हैं। लिखा हुआ है कि एक डीएनए, एक सिंगल स्ट्रैंड में नाइट्रोजनस
बेसिस का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ, one chain of DNA has ATCGA। तो डीएनए डुप्लेक्स में मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को मिला करके कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा? तो ए अगर एक साइड पे दूसरे साइड पे टी होगा, एक साइड पे टी है तो यहाँ ए होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो सी होगा और ए है तो टी होगा। यस अब इसके बीच में 2 बॉन्ड है, इसके बीच में भी 2 बॉन्ड है, इसके बीच में 3 बॉन्ड है, इसके बीच में 3 बॉन्ड है, इसके बीच में 2 बॉन्ड है। जो लोग 12 बोल रहे थे उन लोगों का करेक्ट है आंसर, ठीक है। यस मैम। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. मैम आवाज नहीं आ रहा है। अरे हम बोल नहीं रहे कुछ, ठीक है, समझ में आया? यस मैम, समझ गए मैम। ओके। एक सेकेंड रुकना। ओके, ये सॉल्व करो, इजी है वैसे, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इन अ डीएनए ऑफ एनिमल, इन अ डीएनए ऑफ एन एनिमल, in a DNA of an animal, in a DNA of an animal, percentage of adenine is 30%. Percentage of adenine is 30%. Find the percentage of guanine. रुको हम options दे रहे हैं. Find the percentage of guanine. मैम 90%, नहीं मैम 70%। परसेंट मैम, 70 मैम 20%। 20% मैम। Okay. बाकी लोग? यस मैम। Options 20%। है 70%, 20%, 40%, 20% और 30%. ऑप्शन सी। 40%, 20 मैम 20 मैम। 20, किसी का कोई Yes, और ma'am. आंसर? मैम 20 है 70% मैम। मैम 70। 70%, 70 मैम। नहीं मैम, 20 रॉन्ग ही है। 20 होगा। गोवा नेम से बाकी का 70% कैसे ले लेगा? थाइमीन भी है, साइटोसिन भी है। समझ में आया विशाल क्या बोल रही है? एडेनिन अगर 30% है उसका मतलब थायमीन भी 30% होगा। यस मैम। 8% यहाँ गया तो 40% मैम 20 तो 20 बचा गुआनिन और कितना? साइटोसिन बचा में 40%। इसमें हाँ, से हाफ आधा ऑफ आधा। करो, जी विल बी 20% एंड सी विल बी 20%। इसीलिए हम सबसे पहले 70% दिए थे, क्योंकि हम वेट कर रहे थे इस आंसर का कि किसी न किसी का हमेशा गलत होता ही है ये वाला, तो इसीलिए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। बना? यस मैम। किसी को डाउट इसमें? नो मैम। ओके, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? यस मैम। यस मैम। है ना? यस ये मैम हमको नहीं समझ में आया मैम। ओके, देखो एडेनाइन का परसेंटेज दिया हुआ है 30%, है ना? तो एक डीएनए में जितना एडेनाइन रहता है उतना ही थायमीन रहता है हमेशा, क्योंकि बेस पेयरिंग होता है ना? दीक्षा, दीक्षा, क्या मैम?
हाँ मैम, तुम ही डाउट पूछी थी ना? हाँ अब मैम, कोई हम ही doubt? पूछे थे हाँ, मैम, नहीं समझ तो रहे हैं। एक डीएनए में जितना एडेनिन है उतना ही थायमीन होता है हमेशा, जितना एडेनिन है उतना ही थायमीन रहता है, हाँ मैम, ये पता है। पता है? तो कितना हुआ? 60% हुआ एडेनिन और थायमीन को हाँ, मिला करके। यस मैम, 60 हुआ। तो गुआनाइन और साइटोसिन कितना होगा? 40% ओ होगा। हाँ, पूरा 100 होता है तो हाँ 6 4 10, हाँ ठीक है मैम, ठीक है, 40%। गुआनाइन इज इक्वल्स कैसे टू किए मैम? साइटोसिन होता है तो कैसे? 20%। कैसे अच्छा होगा मैम? 20 है 20। 70% अभी कौन भी पूछा होगा। कैसे होगा? विशाल, यस मैम, अभी बोले 70% ही होगा मैम। 20% ही होगा? अभी भी तुमको 70 लग रहा है? यस मैम, नहीं नहीं, रुको, हम फिर से 70 बता होगा। रहे हैं। ऐसे मैम कैसे हम 70 तो तब होगा ना जब गुआनाइन, साइटोसिन और एडेनिन का ऐड कर देंगे, 40 से 30। हाँ ठीक है, हम अगला क्वेश्चन ये भी देने वाले थे, पर ठीक है अब तुम लीक कर दी क्वेश्चन, तो अब नहीं देंगे। देखो क्या दिए हैं हम? एडेनिन का अमाउंट दिए है ना, एडेनिन का अमाउंट 30% दिए है ना। अब किसी डीएनए में एडेनिन और थायमीन हमेशा बेस पेयरिंग करके रहता है, तो जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमीन भी होता है। विशाल, विशाल, यस मैम, तो 30 + 30 कितना हुआ? 60% हुआ। यस मैम, तो गुआनाइन और साइटोसिन के लिए कितना बचा? 40% बचा आउट ऑफ 100%, 40% बचा। अब गुआनाइन इज इक्वल्स टू साइटोसिन होता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2, 20%, 20%। समझ रहे हो? समझ रहे हो या अभी भी तुमको 70% लग रहा है? एग्जाम में आएगा मैम 70 करेंगे। क्या एग्जाम में आएगा मैं तो? हिल गया मैम। मार्क्स गवा देना और क्या। क्यों 70 करोगे विशाल? विशाल, 70 पसंद आ गया उनको। विशाल, यस मैम, क्यों 70% करोगे? मैम एडेनिन इक्वल टू थायमीन होगा। हाँ, एडेनिन प्लस थायमीन इक्वल टू एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू थायमीन प्लस साइटोसिन होगा। एडेनिन प्लस, गुआनिन इक्वल टू थायमीन प्लस साइटोसिन। हाँ एडेनिन आपका हो गया 30%, हाँ थायमीन इधर 30%, हाँ, गुआनिन इक्वल टू 70% इक्वल टू साइटिन इक्वल टू 70%, दोनों तरफ 100% इक्वल टू, और गुआनिन साइटोसिन भी इक्वल होता है। यहाँ चारों को मिला के 100% होना चाहिए, सिंगल सिंगल हाँ नहीं वही होना ना। चाहिए। 2x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल, सॉरी 2x, हाँ सॉरी, ये क्या करवा रहा है ये लड़का हमसे मैम यूरिन इज बैठेगा ही नहीं इक्वल टू मैम, पिरिमिडीन होता है ना 50-50%। हाँ मैम हाँ वो हाँ, बैठेगा हमको ही नहीं पता मैम। है। इससे वो तुम हर कैसे एक को निकालोगे? इस फॉर्मूला से तुम कैसे निकालोगे विशाल? अगर इसको x और x ले लेते हो, अगर इसको x और x ले लेते हो, तो गलत आ जाएगा तुम्हारा रेशियो। नहीं, इस मैम फॉर्मूला वो से a नहीं प्लस निकालना जी है। को 100% मान रहा है, सॉरी 50% मान, 100% मान रहा है वो, अभी उसका 70% आ रहा है। नहीं, तुम जो कर रहे हो वो मेथड गलत है, तुम जो कर रहे हो मेथड गलत है। जो हाँ। यहाँ पे सिखा रहे हैं वो समझो। समझ रहे हो विशाल? यस मैम, हम जो बता रहे हैं वो सही है प्लीज, हम जो बता रहे हैं वो सही है। एडेनाइन और थायमीन 30-30% है, तो गुआनाइन और साइटोसिन इक्वल होता है ना। ऐसे करो कि एडेनाइन प्लस गुआनाइन प्लस साइटोसिन प्लस थायमीन इज इक्वल्स टू 100%, इज इक्वल्स टू 100%। अब एडेनिन अगर 30 है, गुआनाइन को x ले लो और साइटोसिन को भी x ले लो, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम होगा, और थायमीन को 30 ले लो, इज इक्वल्स टू 100। थायमीन और एडेनाइन सेम रहता है। 2x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 20, तो गुआनाइन और साइटोसिन 20% आ रहा है। समझ रहे हो? यस मैम,
समझ रहे हो ना? अच्छा ठीक है, अभी टाइम है तुम्हारे एग्जाम में, एग्जाम तक 20% पे ले आएंगे हम, डोंट वरी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस जहां कहीं भी मिले ना प्रैक्टिस करो, इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, बाकी लोग को तो समझ में आया ना? हाँ यस मैम मैम। आप ओके ओके ठीक है, चलो अब थोड़ा थ्योरी पे चलते हैं। क्वेश्चंस ऐसा आता है, इससे बहुत क्वेश्चंस आ सकता है, इससे क्वेश्चंस आता है, और क्वेश्चंस अगर आएगा तो इस तरह का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ही टाइम बचा है, उसमें कुछ कवर कर लेते हैं, कुछ आज पढ़ भी लेते हैं। क्वेश्चन में मजा आ गया मैम। अच्छा अच्छा था ना क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चंस यस ऐसा मैम। आता है, अच्छा क्वेश्चंस आता है इससे, हाँ मैम मजा आ गया मैम। पर बहुत बार गलती भी करके आते हैं, इससे क्वेश्चन से बहुत बार गलती भी होता है। ओके चलो, लिखो टाइप्स ऑफ डीएनए, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ डीएनए। हमको थोड़ा टाइम लग रहा है विशाल के सदमा से उभरने में, विशाल के दिए हुए सदमे से उभरने में, तो तब तक हम कुछ थ्योरी पढ़ा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके विशाल। नहीं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएनए लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, on the basis of direction of twisting, on the basis of direction of twisting of DNA, on the basis of direction of twisting, there are two types of DNA. There are two types of DNA. ऐसे एरो बनाओ, एक साइड पे लिखो राइट हैंडेड डीएनए, एक साइड पे लिखो राइट हैंडेड डीएनए, और दूसरे साइड पे लिखो लेफ्ट हैंडेड डीएनए। मैम हाँ मैम डीएनए का 3 टाइप भी होता है ना मैम, वो किसी और बेसिस पे होता है? ए बी सी डी हाँ ऐसे मैम, वही मल्टीपल ए टाइप्स बी और होता है। जेड टाइप। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ए बी एंड जेड टाइप, ए बी एंड जेड टाइप डिफरेंट होता है, वो मैम हम वो लोगों को नहीं बेसिस पढ़ना है पे अभी। अलग होता है। हाँ वो अलग होता है। एक तो सेकेंड, जेड टाइप हम लोग, जेड टाइप तो हम लोग मैम लेफ्ट वही हैंडेड लेफ्ट को हैंडेड को बोलते ही हैं, बोलते हैं शायद। हाँ लेफ्ट हैंडेड को ही हाँ बोलते मैम, हैं हम लोग जेड टाइप। ठीक है, और राइट शायद हैंडेड को हम वही लोग चीज बीटा को हम डीएनए, बी डिस्ट्रीब्यूट डीएनए कर दिया बोलते था। हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसी में पढ़ेंगे। डीएनए का और भी टाइप्स होता है पुष्कर, डीएनए का और भी टाइप्स होता है जो हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है। ठीक है ठीक है, वो भी कॉइलिंग के ही बेसिस पे होता है। ठीक है। ओके, राइट हैंडेड डीएनए को हम लोग बोलते हैं बी डीएनए, लेफ्ट हैंडेड डीएनए को हम लोग बोलते हैं जेड डीएनए। राइट डीएनए में लिखो क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग, और लेफ्ट हैंडेड डीएनए में लिखो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। हम लोग कौन सा डीएनए पढ़ते हैं नॉर्मली? मैम राइट हैंडेड। राइट हैंडेड पढ़ते राइट हैं, बी हैंडेड। डीएनए पढ़ते हैं। बी डीएनए का स्ट्रक्चर was proposed by Watson and Crick. Proposed by Watson and Crick. तो ZDNA discovered by Rich, नाम है साइंटिस्ट का रिच, ये नाम है साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, रिच।
मैम बहुत अमीर साइंटिस्ट था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये अपना नाम रिच रख लिए थे, बस इनका नाम रिच था। ठीक है, ओके। अब देखो, डीएनए ए बी सी डी टाइप हो सकता है। डीएनए जो है ए बी सी डी टाइप हो सकता है, पर उसके हेलिक्स के लेंथ में और उसके नंबर ऑफ बेस पेयर्स में और उसके डिस्टेंस में, डायमीटर में, ये सब में डिफरेंस आता है। ठीक है, हम लोग जो डीएनए पढ़ते हैं वो होता है बी डीएनए। ठीक है, जैसे कि अगर ए डीएनए का बात करें, वेट अ सेकेंड, ठीक है। हम लिखवा देते हैं डेटा, चलो तुम लोगों को। सबसे पहले में लिखो डीएनए, नेक्स्ट में लिखो हेलिक्स लेंथ, उसके बाद लिखो नंबर ऑफ बेस पेयर्स, फिर लिखो डिस्टेंस बिटवीन। मैम हाँ, मैम जरा सा बोर्ड ऊपर करिए ना थोड़ा सा, बस आगे टाइप्स ऑफ डीएनए से एक बार। टाइप्स ऑफ डीएनए नहीं, हाँ नीचे 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 मैम, नीचे नीचे टाइप्स ऑफ डीएनए, और नीचे और नीचे और नीचे। अरे छोड़ दीजिए ना तुम। अरे हम नहीं छोड़े। डिस्कवर्ड बाय, हाँ यस मैम, ठीक है। यस मैम। क्रिक का यस क्रिक मैम। नीचे चला गया है, वाटसन एंड क्रिक का। ठीक है, चलो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स और लास्ट लिखो डायमीटर। देखो, ये याद करने के चक्कर में मत बैठना, ठीक है, इसको याद नहीं करना बैठ करके, बस हम इसलिए लिखवा दे रहे हैं क्योंकि किसी एक का डाउट था, इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं, पर इसको याद करने के चक्कर में मत बैठना। अगर डीएनए ए टाइप है, अगर डीएनए ए टाइप है, डीएनए बी टाइप है, डीएनए सी टाइप है, डीएनए डी टाइप है, ठीक है, तो डीएनए ए टाइप में 28 एंगस्ट्रॉम होता है हेलिक्स लेंथ, 28 एंगस्ट्रॉम। बी टाइप का क्या होता है? बी टाइप का 34 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, बी टाइप हम लोग पढ़ते हैं। सी टाइप का होता है 31 एंगस्ट्रॉम और डी टाइप का होता है 24.24 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है वो ए टाइप में होता है 11 बेस पेयर्स, बी टाइप में होता है 10 बेस पेयर्स, सी टाइप में होता है 9.33, ठीक है, और डी टाइप में होता है 8 पेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स जो है वो ए टाइप में होता है 2.56 एंगस्ट्रॉम, बी टाइप में हम लोगों को पता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, सी टाइप में होता है 3.32 एंगस्ट्रॉम और डी टाइप में होता है 3.03 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है? पहले वाले का ए टाइप का होता है 23 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, बी टाइप का हम लोगों को पता है 20 एंगस्ट्रॉम, सी टाइप का होता है 19 एंगस्ट्रॉम और डी टाइप का होता है 19 एंगस्ट्रॉम। मैम ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से पाया जाता है? हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नहीं पाया जाता है, किसी किसी ऑर्गेन जहां पे ए टाइप, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ए टाइप डीएनए मिला, सी टाइप भी मिलता है, डी टाइप भी मिलता है, पर हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में रहता है, जो हम लोग को पढ़ना होता है, वो होता है बी डीएनए, जिसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली प्रपोज्ड है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं वो है बी डीएनए। मैम हाँ बोलो।
मैम ये सी टाइप वाला जो डीएनए है उसमें 9.33 बेस पेयर कैसे प्रेजेंट हो सकता है? मतलब वो तो पूरा ही रहेगा ना जब रहेगा तो। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि एक साइड पे बेस पेयर जो है वो मिसिंग चला जाता है। ठीक है, ये कभी कभार डिजीजेस में भी होता है कि वो बेस पाता है। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से कभी कभार एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो डिलीट हो जाता है, डिलीटेड म्यूटेशन मैम बोलते हैं कौशिक उसको। क्या पूछना चाह रहा है मैम, कुछ समझ नहीं आया मैम। नहीं समझ में आया? कौशिक पूछ रहा है कि 9.33 बेस पेयर्स कैसे होगा। मैम ऐसा क्यों? क्या ये पूछ रहा है कौशिक कि 9.33 बेस पेयर्स कैसे आ रहा है? हेलो, यस मैम। हाँ तो समझ रहे हो क्या हो रहा है? यस मैम, मतलब एक तरफ से मिसिंग है और एक ही एक तरफ है। तरह से, हाँ, एक तरह से कोई बेस पेयर अगर मिस हो जा रहा है, उसका एवरेज निकाल के, ये नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, ये एवरेज निकाला हुआ बेस पेयर है। ठीक है, 9.33। यस तो मैम। मैम इसमें भी डी वाले में भी वही हुआ होगा क्योंकि 10 से कम है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, और डी वाले में 8 ही है, डी वाले में 8 है। देखो ये सब कैलकुलेटेड डेटा है, और डीएनए का कैलकुलेशन कर पाना इतना इजी नहीं होता, नंबर ऑफ बेस पेयर्स वगैरह, तो ये कैलकुलेटेड डेटा है। हम लोगों के एग्जाम में अगर आता है, आज तक आया है तो सिर्फ बी डीएनए आया है। जेड डीएनए से पूछा जा सकता है कि उसका कॉइलिंग कैसा है, और बस यही पूछा जाता है कि राइट हैंडेड कॉइलिंग है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है, या एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो जेड डीएनए से सिर्फ ये पूछा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंडेड, ये वाला पार्ट पूछा जाता है। तो उसके अलावा हम लोगों को ए डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए जानने का जरूरत नहीं होता है। हम बस इसलिए बता दिए क्योंकि पुष्कर पूछ रहा था इसके बारे में, इसलिए। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। तो इस पे परेशान मत हो, इस पे दिमाग नहीं लगाओ ज्यादा, क्योंकि ये आएगा नहीं, ये कभी नहीं आएगा। ओके, मैम लिख ठीक है। लेना लेकिन। बड़ा होता पहले तो। नहीं, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी चाहो तो, बाद में लिख लेना। वैसे लिख के कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बस इससे पता चलता है कि चारों टाइप का डीएनए जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। ठीक है, उसका साइजेस अलग अलग होता है, बस ये पता चलता है इससे। जेड डीएनए और बी डीएनए लिख लेना, वो लिख लियो ना? यस मैम। ये लिख लियो ना, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, ये इंपॉर्टेंट है। मैम ये आवाज हो गया? नहीं आ रहा है। दीक्षा हम बोल नहीं रहे। हाँ यस मैम। ठीक है, चलो लास्ट सेगमेंट एक बताना है आज हमको, उसके बाद हमारा डीएनए खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ेंगे, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये लिखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए लिखो। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम पता है किसी को? नहीं। देखो, मलयालम लिखा हुआ है, ये मलयालम। इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो तो मलयालम दिख रहा है, अब इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ो, यस। मलयालम ही दिख रहा है। यस हाँ मैम मैम। नहीं मैम मलयालम, हाँ अरे मलयालम वही दिख रहा है। दोनों तरफ तो वही है। दोनों साइड से सेम दिख रहा है सभी को? यस मैम। मैम मैडम ठीक में है, भी हो सकता है। किसमें? मैडम में। हाँ, मैडम में भी होता है। हम अगला एग्जाम्पल मैडम ही लेने वाले थे। मैडम, दोनों साइड से सेम पढ़ पा रहे हो इसको? हाँ मैम। Yes, ma'am. इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, लिख लो। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। इस बस ड्रॉ कर लो इसको अभी, पैलिंड्रोम को। मलयालम और मैडम, दो एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो पैलिंड्रोम का।
मैम ये बस समझाने के लिए मतलब एग्जांपल दिए हैं या मतलब यही कुछ है इम्पोर्टेंट? एग्जाम्पल दिए हैं, अभी इससे क्या रिलेटेड है वो समझाएंगे अभी हम। पैलिंड्रोम का डेफिनेशन लिख लो, चलो पैलिंड्रोम का डेफिनेशन लिख लो। पैलिंड्रोम में लिखो when a word reads same from both the ends. When a word reads same from both the ends. When a word reads same from both the ends. ठीक है, अब हम इसको डीएनए के कंसेप्ट से समझाएं कि क्या बोल रहे हैं हम। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, देखो हम एक रैंडम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड लिख रहे हैं, ठीक है, सीसी जीजी ऐसे ही अपने मन से लिख रहे हैं, टीए सीसी जीजी। ठीक है, ये हुआ एक स्ट्रैंड पे, एक स्ट्रैंड पे ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हुआ एक स्ट्रैंड पे। मेरा पेन आज अपने ही मर्जी का मालिक है। मैम वॉइस भी थोड़ा कभी कभार अटक रहा। यस मैम। यस मैम, अब वीडियो भी। वॉइस भी ना, हमको लगता है जब ऐसा। ठीक है, अब देखो दूसरे स्ट्रैंड पे अगर हम लोग को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? दूसरे स्ट्रैंड पे सी के सामने क्या आएगा? जी जी मैम जी। जी और जी यस मैम, फिर सीसी और फिर एटी सीसी जीसी। एटी ए टी टी। फिर जी जी। अभी हम 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। हमको पता है सी और जी के बीच में 3 बॉन्ड होता है, पर अभी हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा पेन मिसबिहेव कर रहा है। मैम आप कुछ लिख रही हैं, लिखा नहीं रहा है क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या? लिखा आ तो रहा है मैम। दीक्षा ऐसे गुमराह मत करो। मैम नीचे कुछ आप लिख रही हैं ना, सीसी की जगह आप जीजी लिख रही हैं ना नीचे, हाँ हाँ, वो नहीं दिख वो रहा नहीं है। नजर आ रहा है, दिख रहा किसी को नहीं मैम नजर दिख आ रहा है रहा क्या? है, मैम दिख रहा है। है ओके ये देखो एक साइड से रीड करो, एक साइड से रीड करो तो क्या रीड कर पा रहे हो? सी सी जी जी टी ए सी सी जी जी, है ना? अब डीएनए को दूसरे एंड से रीड करो, सेम है, सी सी जी जी टी ए सी सी जी जी। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम वीडियो स्टक हो गया क्या? हाँ मैम कहाँ गई? रिजॉइन कर रही है शायद। ओह अच्छा अच्छा, हम अभी रिजॉइन किए, देखो मैसेज आया।